इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और दिल्ली के दंगल में सभी पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बता दें आपको कि दिल्ली का दंगल जिस तरह से शुरू हुआ और सभी का भाग्य ईवीएम में इस वक्त कैद हो चुका है, तो 70 सीटों वाली दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किसको बहुमत मिलने वाला है, ये तो 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन इससे पहले कई एजेंसियों ने दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर अपना सर्वे किया है। उस सर्वे में किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, कौन सी है वो पार्टी जिसे जनता दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंप सकती है, इसको लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं पोल्स ऑफ पोल्स, जिसमें अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। यानी कि तो अगर इसको आसान भाषा में समझे तो महा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। बिल्कुल, सारे एग्जिट पोल का निचोड़ हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि सारे एग्जिट पोल दिल्ली में क्या इशारा कर रहे हैं। इस एग्जिट पोल को आपके सामने रखेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स के एग्जिट पोल की। इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स के एआई एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपको एग्जिट पोल में 33 से 43 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 27 से 37 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। बिल्कुल, और अब आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के बारे में भी बताते हैं। इन एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, ये सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करें मेट्राइज की, तो मेट्राइज के मुताबिक दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान मेट्राइज ने लगाया है। और वी प्रिसाइड के एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। यानी वी प्रिसाइड ने आपको 46 से लेकर 52 सीटें दी हैं, तो बीजेपी को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 0 से लेकर 1 सीट का अनुमान इन्होंने लगाया है। वहीं पोल डायरी के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 42 से 50 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी गई है। वहीं चाणक्य की भी बात कर लेते हैं, जहां पर आपको 25 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिलेंगी, इस तरह का अनुमान है। और कांग्रेस यहां पर 2 से 3 सीटें ले सकती है, ये चाणक्य के मुताबिक है। माइंड ब्रिंग की बात करें तो आपको 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी गई है। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। राहुल लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। इसके अलावा बाकी मेहमानों को जल्दी से स्क्रीन पर लाइए और बात करें। आलोक वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, राहुल लाल भी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ ऋषि मिश्रा हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार और अजीत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत शुक्ला जी के पास सबसे पहले चलते हैं। अजीत शुक्ला जी, सारे एग्जिट पोल में इशारा बीजेपी की तरफ है, कुछ एक एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए, यानी पोल ऑफ पोल्स अगर आप लेंगे, महा एग्जिट पोल अगर आप लेंगे तो निचोड़ बीजेपी के फेवर में जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार किस तरह से किए गए हैं, कैसे उनका क्या मेथोडोलॉजी रहा है, क्या वोट शेयर है, क्योंकि दिल्ली बहुत डाइवर्स तरीके से क्लास में बटा हुआ है और मिडिल क्लास में भी 3 मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है। तो इन तीनों में बटा हुआ है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो क्लासिफाई किए हैं, कितना सैंपल वहां उठाया है उस एरिया से। और महिलाओं का भी वोट जो है वो अलग है, महिलाओं ने वोट अलग तरीके से किया है, जो कि कई सर्वे बता रहे हैं, एजेंसियां बता रहे हैं कि महिलाओं ने अलग तरीके से वोट किया है और पुरुषों ने अलग तरीके से वोट किया है। तो उसको गौर से देखना पड़ेगा। ये बहुत डाइवर्स है, थोड़ा कठिन है प्रेडिक्शन के मामले में ये चुनाव। हालांकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी था, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी था, डबल एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि नगर निगम में भी उनकी सत्ता है और विधानसभा में भी उनकी सत्ता है। तो जो स्वच्छ पेयजल है उससे जुड़ा हुआ या गंदगी और सफाई से जुड़ा हुआ मामला हो, ये सब था। लेकिन फिर भी झुग्गी झोपड़ी के जो मतदाता है, जो लोअर में इनकम ग्रुप के मतदाता है, उन लोगों ने कैसे वोट किया है और उनका क्या टेंडेंसी रहा है। ठीक है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा बीच में इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स का डेटा जरूर रखें, ताकि वो जो पहले हमने अभी थोड़े 7 से 9 चलाया उस डेटा को बीच में जरूर रखें, जिससे कि एक प्रोजेक्शन
जो है वो व्यूअर्स के माइंड में रहे कि हमारी बातचीत किस बारे में हो रही है और जो एग्जिट पोल है वो प्रोजेक्ट किस तरफ से कर रहे हैं। आलोक वत्स जी के पास जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, हम बात कर रहे हैं आलोक वत्स जी से। आलोक जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं, कारण क्या हो सकते हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसमें रहा है या फिर जनता ने नकारा है आम आदमी पार्टी को? क्या मानेंगे आप? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर था, लेकिन बहुत प्रबल फैक्टर नहीं था मेरे मुताबिक। जो इनके झूठे वादे थे जो सारे लोगों के सामने प्रदर्शित हो गए, वो मेन फैक्टर था जिसके कारण यहाँ के लोगों ने एक चेंज के लिए अपना मन बना लिया है। और इसी के तहत जितने भी आपके पोल्स, मतलब अधिकांश पोल प्रेडिक्शन में बीजेपी को सरकार बनती दिखाई दे रही है। ये हमारा शुरू से मानना था कि इस बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में अवश्य बनेगी और वही उसी तर्ज पर सारा चीज जा रहा है अभी तक। जी, मैं इस पर ऋषि मिश्रा का रिएक्शन भी चाहूंगा और साथ ही साथ एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली के एग्जिट पोल पर भी रिएक्शन चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, देखिए, इस बार दिल्ली में जितने मतदान केंद्र हैं 1346 या 76 ऐसे मतदान केंद्र हैं और पिछले बार 1300 के आसपास मतदान केंद्र थे। तो यदि आप मतलब उसका एक आप एनालिसिस देखें तो उसमें आधे से अधिक जो मतदान केंद्र हैं झुग्गी झोपड़ियों और जो अन्य मतलब क्या कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी है उनके मतदाता है। और उसमें जो पिछले चुनाव में मैंने ट्रेंड देखा है, करीब 85 से 90% जो वोटों का झुकाव था वो आम आदमी पार्टी के तरफ था। क्या उस वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में सफल रही है? क्योंकि 1300 का बात ऑन एवरेज 1300 का आधा मान लीजिए कम से कम, तो 650 मतदान केंद्र ऐसे थे पिछले चुनाव में जहां भी आम आदमी पार्टी को, खासकर जहां झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लोग जहां लोग रहते हैं वहां 85% के आसपास वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला था। तो उसमें यदि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही होगी, जैसा आपका एग्जिट पोल का ट्रेंड बता रहा है, तभी जाके ये जो नंबर आप देख रहे हैं 35-40 या 40-45 का जो ट्रेंड देख रहे हैं बीजेपी का, तभी वो ट्रेंड धरातल पे आपको दिखेगा 8 तारीख को। यदि आम आदमी पार्टी अपने झुग्गी झोपड़ी और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का जो बेस वोट है उसको मेंटेन करने में सफल रहती है, तो फिर आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, समीर चौगांकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपका भी कहीं ना कहीं हम आकलन लेना चाहेंगे कि क्या लगता है जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, इसको लेकर कारण क्या रहे हैं? आखिर इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? क्या जनता इस बार बहुत सोच रही है? दिल्ली के दिल में बहुत कुछ है, हालांकि मैनिफेस्टो सभी के बहुत ज्यादा बेहतरीन रहे हैं, क्या यहाँ पर मुद्दों पर भी लोगों ने वोट किया है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे दो पिछले चुनाव, अगर 2013 की मैं बात नहीं करूंगा, 2015 और 2020 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने एक तरफा दिया था, जिसमें फिर वो झुग्गी झोपड़ी वाले हो, मध्यम वर्गीय हो, अपर मध्यम वर्गीय हो, रिच क्लास हो, सबने यह सोचकर अरविंद केजरीवाल को दिया था कि राजनीति में एक व्यक्ति नया आया है, ईमानदारी की बात करता है, पढ़ा लिखा है, करप्शन मुक्त दिल्ली बनाएगा, और एक लोगों को उम्मीद थी और इसलिए सभी वर्ग ने उनको एक तरफा वोटिंग की थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रचंड बहुमत केंद्र में सरकार बनाती है, वही दिल्ली में सिर्फ 3 सीटों पर समेट जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो 10 साल का अरविंद केजरीवाल से उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी धराशायी हुई और जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल भी उसी राजनीति के रंग में रंग है जिसमें बाकी राजनीतिक दल रंगे हुए हैं। और जिस तरीके से लिकर पॉलिसी लेकर आते हैं, और अरविंद केजरीवाल की छवि कोई शीश महल के नेता की नहीं थी, उनकी छवि तो वैगनआर में घूमने वाले, 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन रखने वाले सादगी पसंद व्यक्ति की थी। लेकिन जब वो शीश महल में गए, लिकर का उन्होंने जिस तरीके से पॉलिसी लेकर आए, तो यमुना सफाई पर लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि यमुना से वोट नहीं मिलते और मैं साफ नहीं कर पाया,
हर घर स्वच्छ जल देने की जो बात की थी वो पानी में डिलीवर करने में फेल हो गए। ठीक है, स्कूल में उन्होंने अच्छा काम किया, हेल्थ में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमण का बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें जिस तरीके से 12 लाख रुपए तक की इनकम को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी भूमिका मध्यम वर्ग को लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल में डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो जिसे फ्री की जरूरत नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल के फ्री के मॉडल से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है, उस वर्ग ने सोचा कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहिए। केंद्र में जिसकी सरकार है, हम राज्य में उसकी सरकार देंगे। 10 साल बहुत होते हैं दिल्ली के अंदर डिलीवर करने के लिए। अरविंद केजरीवाल उसमें असफल रहे मुझे लगता है। मैं चौहाकर सर, मैं कोई भी एक एग्जिट पोल नहीं देख पा रहा हूं जिसमें एक दो को अगर आप छोड़ दें, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। एसएस ग्रुप को देख लीजिए, उसमें भी 38 से 41 बीजेपी, पी मार्क 39 से 49 बीजेपी, जेवीसी 39 से 45 बीजेपी, पीपल इनसाइट 40 से 44 बीजेपी। इसी तरह से हमारा जो एग्जिट पोल है, इंडिया डेली एम एनालिटिक्स का एग्जिट पोल, उसमें भी बीजेपी जो है वो 27 से 37 के कैटेगरी में फॉल कर रही है। हालांकि इसमें हमारे में जो है वो आम आदमी पार्टी 44 सीटों तक जा रही है। तो ये जो है, सारे पोल्स एक तरफा कैसे दिखा सकते हैं सारे एग्जिट पोल्स? समीर सर, उसके बाद में ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल सर, जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा केजरीवाल के खिलाफ था। जिस तरीके से 2 चुनाव में प्रचंड केजरीवाल की लहर थी, वह अब मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और केजरीवाल को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बड़ा वर्ग, मतलब मैं कह सकता हूँ हर समुदाय से, वो झुग्गी झोपड़ी का हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, वो पूर्वांचल का हो, वो मध्यम वर्गीय हो, वो सुपर रिच क्लास हो, किसी भी वर्ग का दिल्ली का मतदाता हो, उसका मोह अरविंद केजरीवाल से टूटा है और वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कुछ कांग्रेस के पास गया होगा मुस्लिम मतदाता। तो मुझे लग रहा है कि जो 53% का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास था, उसमें सीधे 10% की गिरावट मुझे नजर आ रही है। और वो 10% मुझे लगता है 7 से 8% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 2% भारतीय जनता कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमीनी स्तर पर भयंकर नाराजगी का वोटिंग है। कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है। केजरीवाल को नहीं देना था वोट। केजरीवाल के 10 साल से जनता परेशान थी। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल को हटाने के लिए मतदान किया गया है और उसका फायदा सीधे से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी राहुल जी, आप क्या कहेंगे? सर, आपसे भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं, लेकिन वजह इसके पीछे क्या है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो योजनाएं चलाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने बताया भी किस तरह से एक आम आदमी के परिवार के लिए 25 से 30 हजार आप बचा सकते हैं जो योजनाएं चल रही हैं, और उसमें एड ऑन हो जाएंगे तो और फायदा होगा। तो क्या लोगों के लिए प्रायोरिटी ये रहेगी या फिर जो चुनावी मुद्दे हैं उनके गली मोहल्ले के वो सामने होंगे? देखिए, लोगों के प्रायोरिटी में दोनों तरह की चीज़ें हैं। लोग एक तरह से संतुलन भी देखना चाहते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा भी सही हो और उनको जो तरह तरह के छूट लाभ मिल रहे हैं वो भी मिले। देखिए, ये कुछ बातों से तो मैं समों के सहमत हूँ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उनसे एक नाराजगी की स्थिति थी। वो 2015-2020 की स्थितियाँ तो 2025 में कभी भी संभव नहीं है। लेकिन क्या यहाँ से पूरी की पूरी तरह से बीजेपी बिल्कुल सत्तारूढ़ हो जाएगी और आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी? अगर ऐसा कुछ होना था तो फिर उसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक था। लेकिन जो तमाम हम लोग एग्जिट पोल में फिर आंकड़े देख रहे हैं तो वहाँ पे एक विरोधाभास भी नजर आ रहा है। ये सीधे मान लेना कि नहीं, तमाम जो है कि लोअर क्लास हो या तमाम दूसरे लोग हों जो आम आदमी पार्टी के साथ थे, वो नाराज हुए और सीधे वो बीजेपी की तरफ जुड़ के चले आएंगे। इसको अभी भी, चूंकि जो दिन भर हम लोगों ने टेंडेंसी देखी यहाँ पे कि जो दिल्ली का जो निचला तबका था, वो कहीं न कहीं उनका एक कनेक्टिविटी, तमाम नाराजगी के बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं। वो तो ये एक बिंदु है। मुस्लिम वोटों में एक सिचुएशंस दिख रहा था पहले हम लोगों को कि कांग्रेस उसमें बड़ी संदमारी कर सकती थी। अगर उस प्रकार की कोई संदमारी की स्थिति होती तो तस्वीर दूसरी बदलती। लेकिन जो दिन भर से अलग अलग सूचनाएं मिली, वो वोट भी एक मुश्त कहीं कहीं वोट करते हुए दिखा। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं जिसके तरफ ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र में बड़ी समानता सी दिखी हम लोगों को। लेकिन इसमें हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी इन सब चीजों का बड़ा तगड़ा विरोध करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रेवड़ी संस्कृति नहीं चलना चाहिए, हमारे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। और फिर वो इसी प्रकार के तमाम घोषणा पत्र भी जनता के बीच में लेके आ गई। तो क्या आप भी तो इसी तरह के तमाम घोषणा पत्र जनता के बीच लेके गए थे? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने आपके में उसके में क्या फर्क था? आपने भी तो वही एफर्ट लगाया, आपने भी वही प्रॉमिस किया
और आप बैठ के यहाँ पर फिर उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कहा खंडन किया कि हम जो कि इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में दे रही है, कांग्रेस जो है कि वो कर्नाटक में दे रही है, उसके तो अलग अलग जगह मॉडल है, उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भाई रेवड़ी संस्कृति नहीं होना चाहिए, हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप या तो उस थ्योरी पर रहिए या तो फिर आप उसका समर्थन कीजिए। ठीक है, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ऋषि मिश्रा जी। विवेक जी देखिए, 2-3 अपडेट है मैं आपको बता दूं। 3 महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। एक तो सीएम का, वो सीट फंसता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जो मार्जिन पिछले बार 25,000 का था, वो 2-3 हजार के आसपास कहीं ना कहीं सिमटता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जंगपुरा में मनीष सिसोदिया फंसते हुए, बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव हार भी जाए मनीष सिसोदिया। और जो एक आतिशी वाली जो सीट है, वो भी बहुत ही मतलब निर्णायक लड़ाई में आतिशी फंसी हुई है। तो सवाल ये उठता है, जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो टॉप चेहरा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व डिप्टी सीएम हो, जो पार्टी के एक तरह से चेहरा है, उनकी जो नैया है वो फंसती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये चुनाव को, खासकर जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे रहे, उनको अपने ही एरिया में सीमित करके इस पूरे चुनाव को रोमांचित जरूर कर दिया है। लेकिन मेरा आज भी मानना है विवेक जी, यदि झुग्गी झोपड़ियों का जो आधार वोट है आम आदमी पार्टी का, जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि करीब करीब 50% जो मतदान केंद्र ऐसे थे 2020 में, जहां आम आदमी पार्टी को लीड ही नहीं था, एक तरह से